अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीजों, हम सफ़र साथियों, आज आपसे इस वीडियो के ज़रिए से रूबरू हो रहा हूँ अब्बासी महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रांतीय पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्षों का और तमाम जो हमारे साथी जो महासभा से जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग पिछले कई सालों से महासभा से जुड़े हुए हैं और महासभा को संगठित कर, अब्बासी समाज को संगठित कर इस महासभा को मजबूत करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस कोरोना महामारी में हमारे कई साथियों को हमसे छीन लिया है, जिसमें हमारे झांसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनाब लियाकत अब्बासी साहब, जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ संगठन को मजबूत करने अपना सहयोग किया। भाई इकबाल अब्बासी साहब, भाई हमारे अलीगढ़ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष साहब और भी तमाम हमारे पदाधिकारी जो इस महामारी ने हमसे छीन लिए हैं, मैं उनको, जो अलीगढ़ के हमारे अध्यक्ष थे अमीरुद्दीन साहब, उनको भी इस महामारी ने हमसे छीन लिया है। मैं उनको अपनी खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके घर वालों को सब्र अल्लाह अता करे, अल्लाह से दुआ करता हूँ। साथियों, आज इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2008 में झांसी की सरजमी से इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का गठन किया गया और झांसी की मोअज़्ज़िज़ और ज़िम्मेदार लोगों ने इस नासीज को इस संगठन का अध्यक्ष बनाकर कौम की खिदमत करने का जो मौका दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलसल लगातार उन सब लोगों के सहयोग से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज जो संगठन बड़ा है वो किसी एक व्यक्ति की उससे बड़ा है। वो तमाम साथी जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आज हिंदुस्तान के लगभग 8 प्रांतों में महासभा का वजूद कायम कराया, मैं इसमें भाई निजामुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महासभा को मजबूत करने में हमारा सहयोग किया है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नाइत्तेफाकियाँ, गलतफहमियों के बस हमारे एक संगठन, हमारे जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी जी कुछ लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उस संबंध में आपसे बात कर रहा हूँ। आज आप देखें, संगठन होता क्या है? संगठन संगठित लोगों का समूह जो एक विचारधारा के तहत एक जगह, एक मंच के नीचे, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होते हैं, उस संघ के समूह को ही संगठन कहा जाता है। जब 2008 में संगठन का गठन किया गया महासभा का, उस टाइम हम लोग यहाँ 50 लोग थे। आज अल्लाह का करम, आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग से आज महासभा में लाखों की तादाद में पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं कौम से, हमसे जुड़कर कौम की फलाह बहबूदी के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। अभी देखने में आ रहा है कि लोगों में इस तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि संगठन में मैं बड़ा पदाधिकारी हूँ, वो छोटा पदाधिकारी है। यहाँ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि संगठन में जिम्मेदारियाँ लोगों को दी जाती हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आज जितने भी पदाधिकारी, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या प्रदेश के अध्यक्ष हों, वो सब मेरे लिए कार्यकर्ता हैं, एक कौम परस्त लोग हैं। वो हमसे कोई वेतन नहीं लेते हैं। अब्बासी महासभा किसी को कोई वेतन नहीं देती है।
ये वो लोग हैं जो लोग कौम से मोहब्बत करते हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कौम में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो कौम को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संगठित होकर कुछ करना चाहते हैं। हम उनसे ये कहें कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बाकी सब लोग मुझसे छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बाकी मुझसे छोटे हैं, ये ठीक नहीं है। ये परिवार है, अब्बासी महासभा एक परिवार है। इस परिवार में सभी साथी हमारे बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जिसका कोई पैसे से सहयोग करता है अपने अपने जिलों में, कोई शरीर से सहयोग करता है, जो जिस काबिल है वो अपनी काबिलियत से इस महासभा के जरिए कौम को फैज़ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, अभी हमसे हमारे कई साथियों ने कहा कि अब्बासी महासभा ने कुछ नहीं किया, अब्बासी महासभा क्या कर रही है, अब्बासी महासभा ने कुछ ज़मीनी काम नहीं किए हैं। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ज़मीनी काम हमने नहीं किए हैं। हमने क्या किया मैं बता रहा हूँ। हमने ये किया कि जो सोती हुई अब्बासी समाज थी, इस सोती हुई अब्बासी समाज को जगाने का काम अब्बासी महासभा ने किया। दोस्तों अजीजों, ऐसे कई शहर, कई ज़िले, कई प्रांत हैं जहां लोग अपने नाम के साथ अब्बासी लिखने में शर्म महसूस किया करते थे। आज हमारे नौजवान साथी सीना ठोककर फख्र के साथ कहते हैं कि हम अब्बासी हैं, हम अब्बासी हैं। ये अब्बासी महासभा ने किया है। आज हम लोग तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे कार्यकर्तागण राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से मिलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से सुख दुख में शरीक होते हैं। एक हमारा उत्तराखंड में रहता है, दूसरा हमारा राजस्थान में रहता है, एक हमारा महाराष्ट्र में रहता है, एक हमारा जो है उत्तर प्रदेश में रहता है, एक हमारा दिल्ली में रहता है। एक जगह तमाम लोगों को समेटकर एक गुलदस्ता बनाने का काम अब्बासी महासभा ने किया है। लोग कहते हैं अब्बासी महासभा ने क्या किया। ये वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए महासभा में जुड़े थे। वो लोग कहते हैं कि अब्बासी महासभा ने कुछ नहीं किया। आज हमें इस बात को कहती बड़ी खुशी हो रही है कि आज अब्बासी महासभा के बैनर पर हजारों बेटियों के हाथ पीले करने का काम अब्बासी महासभा ने किया। हम झांसी की बात करते हैं, झांसी में दर्जनों बच्चों को हम जो है हमारे संगठन द्वारा पढ़ाई में, एजुकेशन में उनकी हेल्प करने का काम महासभा कर रही है। इसी तरह से अन्य प्रांतों में, अन्य जिलों में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर उसको डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महासभा ने कुछ नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, हमारे एक भाई और एक गफलत सी पैदा कर रहे हैं महासभा के बीच में कि नीति आयोग में महासभा रजिस्टर्ड नहीं है, ATG में महासभा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कई हमारे भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि ATG क्या होती है और नीति आयोग क्या होता है। तो मैं उस बारे में संक्षिप्त में आपसे बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग एक वह संस्था है जो देश में नीति निर्धारण कर देश को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य करती है। और नीति आयोग जो NGO होते हैं, उन NGO के जरिए से अपनी जो योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का कार्य नीति आयोग NGO से कराता है। हमारे एक भाई ने कहा कि जब वो महासभा से जुड़े 2010 में, तब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अब्बासी महासभा नीति आयोग में दर्ज है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जनाब आला, जो संगठन भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को गठन किया हो, उसके बारे में मैं 2010 में आपसे कैसे कह सकता हूँ कि अब्बासी महासभा का पंजीकरण नीति आयोग में है। तो आपका किया गया कथन सरासर झूठ और असत्य है। इसमें आपको विचार करना चाहिए। एक बात, नीति आयोग से फ़ायदा क्या होगा, ATG से फ़ायदा क्या होगा। निश्चित रूप से NGO 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक NGO वो होते हैं जो कुछ लोग जिले स्तर पर बना लेते हैं, जैसे समाज सुधार ट्रस्ट है, स्वाभिमान ट्रस्ट है, चिराग संस्था है, तमाम नाम हैं
जो लोग बनाते हैं, अगर कोई स्कूल आप खोलते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो संस्था चला सकते हैं। तो नीति आयोग जो नीति बनाने का कार्य करता है, पहले ये व्यवस्था थी जब नीति आयोग नहीं था, इसका नाम था योजना आयोग। उस वक्त ये थी कि जो एनजीओ सरकार से रजिस्टर्ड हो जाते थे, पंजीकरण हो जाते थे, अगर वो 3 साल लगातार मुसलसल अपने कार्यों को अंजाम देते रहते हैं तो वो 3 साल बाद सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नीति आयोग में जाने की, रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता या नीड नहीं थी, क्योंकि उस टाइम योजना आयोग था। 2015 में इसको नीति आयोग पर इसका नाम रखा गया और इसको जोड़ दिया गया। अब यह बात दूसरी आती है कि आखिर महासभा को इससे क्यों नहीं जोड़ा गया। ये सवाल आप लोगों के मन में निश्चित रूप से आते होंगे। तो उसका जवाब ये है कि जो संगठन जाति के आधार पर रजिस्टर्ड होता है, उस संगठन को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। यदि मिलता होता तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एनजीओ अगर कोई है तो वो आरएसएस है। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करें कि आरएसएस नीति आयोग में दर्ज है। आप ब्राह्मण महासभा है, गहोई महासभा है, कुशबा महासभा है, रायन महासभा है, बिसाती महासभा है, जितने भी संगठन जो जाति के आधार पर देश में कार्य कर रहे हैं, उन एक भी संगठन का नीति आयोग में पंजीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संगठन जाति के आधार पर रजिस्टर्ड होते हैं उनको सरकार की किसी योजना का सीधा लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक। दूसरा एक और एलिगेशन हमारे भाई ने लगाया, वो ये कि महासभा का रजिस्ट्रेशन 80G में नहीं कराया गया। 80G क्या होता है भाई? बहुत से हमारे भाई होंगे जो जानते होंगे, जो एनजीओ चलाते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। जब आपकी संगठन रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्टर्ड संगठन के लिए सरकार द्वारा एक बैंकिंग व्यवस्था है 80G। उसमें आपके खाते में लगभग लाखों रुपए होना चाहिए पहले तो, मुझे कंफर्म नहीं कितने लाख रुपए होना चाहिए। उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके एनजीओ खाते में इतने लाख रुपया है तो आप उसको भारत सरकार को 80G में पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? कौन लोग कराते हैं? ये वो लोग जो धंधा करने बैठे हैं, ये वो लोग जो एनजीओ के जरिए से अपना घर, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। जो सरकार की आज भ्रष्टाचार का आलम ये है कि एक योजना कोई सरकार निकालती है, फॉर एग्जाम्पल मालूम पड़ा 1 करोड़ रुपए का कोई योजना सरकार ने निकाली, तो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग में भ्रष्टाचार का आलम ये है, मालूम पड़ा 15 से 20% पहले आपको उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो आपके संगठन को वो योजना देगी। पहली बात तो 15 से 20% जो आप नीचे से दे रहे हो, वो 20% 15% के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए चोर कौन बनेगा? भाई महासभा तो नहीं बनना चाहती है। अब 80G पे आ जाएगी। 80G का रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इनकम टैक्स में छूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख रुपया इनकम टैक्स का बन रहा है तो एनजीओ के कुछ लोगों ने इस तरह का मामला बना दिया कि भाई हमें 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना है, तो अब 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को ना देके हम किसी ऐसी एनजीओ को ढूंढें जिसका रजिस्ट्रेशन 80G में हो। वह उन लोगों को 1 लाख रुपए का चेक उस एनजीओ के नाम देते थे और पीछे के दरवाजे से 80,000 या 90,000 रुपये उनसे वापस ले लिया करते थे। अब एनजीओ को क्या, बैठे बैठा 10,000 रुपये मिल गए, सामने वाले के 90,000 रुपये बच गए। ठीक है, समझ में आया? 80G क्या है कि इनकम टैक्स यानी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शरारती तत्व इस तरह का कार्य करते हैं। भाई जिसको पैसा देना है तो बिना 80G के भी वो दान कर सकता है, और जिस संस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना नहीं है वो कि सरकार के बिना पैसे लिए भी काम कर सकती है। आज तक अब्बासी महासभा ने सरकार से 1 रुपये का ताबून नहीं लिया, उसके बावजूद भी हम पिछले 12 साल से 13 साल से आपके बीच में हैं। नियत होना चाहिए, जब नियत अच्छी होगी तो अल्लाह कामयाबी जरूर देगा। एक बात तो दूसरी बात मैं ये कहूँ कि महासभा से हम सब एक हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और इंशाल्लाह जो ज़मीनी कार्य अभी करना बाकी हैं अभी उन्हें मुझे करना है।
एक चना भाड़ नहीं भूंजता। उसके लिए हम सब लोगों को एक राय होकर, एक साथ खड़े होकर अपनी योजनाओं के साथ समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना पड़ेगा। आज तक मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपसे कोई भी एक बंदा ये कह दे कि डॉक्टर ज़हीर अब्बासी ने या अब्बासी महासभा ने किसी भी पदाधिकारी से महीने के रूप में या सालाना शुल्क के रूप में आपसे पैसा लिया हो तो वो आके मुझे बताए। जब मैंने आपसे पैसा नहीं लिया है, निश्चित रूप से जब अब मसला ये आता है कि भाई जब पैसा नहीं आया तो डॉक्टर साहब आपने अकेला, आप इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो हमारी झांसी की टीम है, मैं उन झांसी की सारी टीम के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अब्बासी महासभा को खड़ा करने में हमारी झांसी की महाटीम ने हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। अगर 50% वो सब लोग मिलकर उसमें देते थे तो अल्लाह का शुक्र है, अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह गैब से मदद देता है। 50% उसमें हमारे तरफ से सहयोग करने का काम किया गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भ्रम में ना आए। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। संगठन पहले वो संगठन जिसने राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको एक पहचान दी, वो संगठन जिसने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटने का मौका दिया, वो संस्था बड़ी है। डॉक्टर ज़हीर अब्बासी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या ना रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस पेड़ को हमने लगाया है उस पेड़ को आप लोग खाद पानी दे के हरा भरा करें, क्योंकि ये पेड़ हरा भरा होगा, यकीन मानिएगा इससे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को, हमारी कौम को एक पहचान कायम होगी। आज देश में लगभग 4 करोड़ की आबादी अब्बासी समाज की है। विडम्बना देखिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक विधायक, एक सांसद आप असेंबली में भेज पा रहे हो, इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस कौम की नहीं हो सकती है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब किसी संगठन को उरूज पे पहुंचा है, कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है। आज भी कुछ शरारती तत्व, कुछ स्वार्थी तत्व महासभा को अंदर से लोगों को भ्रम पैदा करके महासभा को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब किसी भी दशा में ऐसे स्वार्थी तत्वों को महासभा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी और वक्त आने पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर महासभा से बाहर करने का कार्य बिल्कुल सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दोस्तों अजीजों, की छोटी सी ज़िंदगी है, कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हम सबको यहाँ से छोड़ के जाना है, ये सब किराए का घर है, हम सबको जाना है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली नस्लें आपको कहें कि हाँ, हमने एक प्लेटफॉर्म, एक पेड़ महासभा के जरिए मिला था, जिसके माध्यम से हमने अपने लोगों को छाई में बैठने का उनको मौका मिला। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों के बहकावे में ना आए। बिल्कुल निश्चित रूप से महासभा के साथ, जो लोग महासभा से मोहब्बत करते हैं वो महासभा के साथ जैसे चलते हैं वैसे चलते रहें। मैं अध्यक्ष रहूं या ना रहूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। पद तो आते जाते रहते हैं, लोग भी संगठन में आएंगे, जाएंगे, जुड़ेंगे और संगठन चलता रहेगा, कारवां है। कल मैं भी नहीं होऊंगा अध्यक्ष, कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई डॉक्टर साहब अब अध्यक्ष नहीं है तो डॉक्टर साहब को चाहने वाले लोग अलग खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आज मैं हूँ, कल कोई होगा, परसों कोई और होगा। आज कोई किसी प्रांत का प्रदेश अध्यक्ष है, यदि उसका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है, अगर उसको हटाया जाए और वो ये कहे कि नहीं साहब मुझे हटा दिया गया, अब हम दूसरा संगठन बना लेंगे, हम अलग नाम से चलाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है भाई। कल कोई जिला अध्यक्ष था, आज वो राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गया। कोई जिला अध्यक्ष था, कोई प्रदेश पदाधिकारी बन गया, कोई जिला पदाधिकारी था, शहर पदाधिकारी था, वो जिला अध्यक्ष बन गया। ये तो प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जिम्मेदारियां घटती हैं, बढ़ती हैं, इसमें किसी को ईगो हट नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ हम सबको निभाना है। और जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो स्वेच्छा से ऐसे व्यक्ति को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है। लिहाजा पानी का कार्य है कि वो बहता रहे। अगर बहता पानी कभी गंदा नहीं होता है। बहता पानी लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है और रुका हुआ पानी सिर्फ गटर के काम आता है। तो हमें बहता हुआ पानी बनना है, रुका हुआ पानी हमें नहीं बनना है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं किसी पर आरोप या प्रति आरोप लगाना मेरा
मिनीचर में नहीं है। महासभा में जितने भी लोग जितने दिन हमारे साथ चले, आज वो किसी कारण से हमारे साथ नहीं चल पा रहे हैं, जितने दिन भी मेरे साथ चले, मैं उनका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग महासभा से जाएंगे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितने दिन हम चलें उतने दिन हमारा है। और लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर एक इस महासभा को बुलंदियों की ऊंचाई तक ले चलें, जिससे हिंदुस्तान में एक परचम फहरे कि हाँ, अब्बासी समाज भी हिंदुस्तान में रहता है। और जो आज हम अभी तक नहीं 70 सालों में हो पाया, सांसद विधायक हम असेंबली नहीं भेज पाए, अगर हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हमारे को जिस चीज़ से हम वंचित रहे हैं उस तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। एक छोटी सी बात याद आती है, मैंने कई बार कहा है, आज ही मन हो रहा आपसे कह दूँ कि एक बार एक अंगूर के ठेले पर अंगूर लेने एक बंदा गया, तो अंगूर के जो ठेले वाला जो बेच रहा था उससे कहा कि भाई ये अंगूर कितनी कीमत के हैं? तो उसने कहा कि 100 रुपये किलो। और उसमें जो अंगूर गुच्छे से टूट जाते हैं उसका भी ढेर लगा लेता है दुकानदार, देखा होगा आपने। तो वो बगल में ढेर लगा था अंगूर के गुच्छे से टूटे हुए अंगूर का, तो उसने पूछा कि भाई ये अंगूर कितने के हैं? तो उसने कहा 25 रुपये किलो। तो उस शख्स ने कहा कि भाई अंगूर तो दोनों एक हैं, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, एक 100 रुपये किलो, एक 25 रुपये किलो, क्यों? तो जो ठेले वाले ने जवाब दिया, उसने ये कहा, जनाब ये गुच्छे में है इसलिए 100 रुपये किलो हैं, ये गुच्छे से टूट गए हैं इसलिए ये 25 रुपये किलो हो गए हैं। तो बराए करम महासभा गुच्छे में रहें, आपकी कीमत बनी रहेगी। गुच्छे से बाहर होगे तो अंगूर की तरह बेमोल हो जाओगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।